यूपी के आजमगढ़ जिले में सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद रही है। बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। महंगाई, गरीबी और बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रही है, जो कि देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है ताकि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के सहयोगी समय समय पर बाहर निकल आते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिस अस्पताल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया वे भी अवैध है। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव के चुनाव लड़ने के कयास पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन और वन राशन का नारा देने वाले कहीं एक देश एक पूंजीपति का नारा ना दे दे। उन्होंने कहा कि भाजपा उद्योगपतियों के साथ मिलकर अब गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं, पर्यटकों से बारिश होने की स्थिति में पड़ाव पर शरण लेने की अपील की गई है। साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 16 से 20 मई तक मौसम विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए आकाशीय बिजली हवा के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। धाम आ रहे यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने को कहा है। बारिश होते ही उन्हें पड़ाव व सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा है। उन्होंने यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बारिश व अन्य कारणों से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के बाधित होने पर यात्रा का संचालन योजनाबद्ध किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। ये हादसा श्रद्धालुओं से भरी एक बस के ट्रक से टकरा जाने से हुआ है। इस दुर्घटना में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, वहीं कई घायल हैं। घायलों में भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई ये बस मथुरा से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें श्रद्धालु सवार थे जो मथुरा से वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से देश भर के 773 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इनमें देश के 773 जिलों के साथ साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे। इस दौरान 11 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को होने वाले दौरे की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करना प्रस्तावित है। राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की है। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। भारत में लॉन्च होने वाली 5G नेटवर्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश 2030 तक 6G के रोल आउट की उम्मीद कर सकता है। ये संकेत देते हुए कि भारत सरकार ने पहले ही इसके लिए योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लक्ष्य बना रहा है, इस दशक के अंत तक 6G टेलीकॉम का रोल आउट किया जा सकता है। वे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे जब उन्होंने ये घोषणा की। ट्राई के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स ने पहले ही 6G नेटवर्क के रोल आउट पर काम करना शुरू कर दिया है। नेटवर्क के प्रशंसनीय लॉन्च पर बोलते हुए पीएम ने जोर देकर कहा कि 5G और 6G के लॉन्च से लोगों को आर्थिक प्रगति के अवसर के साथ साथ तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी। उन्होंने कहा कि 3G से 4G और अब 5G और 6G की ओर भारत के तेजी से विकास की सराहना की है। इस दशक के अंत तक हम 6G सेवाओं को लॉन्च करने में सक्षम होंगे। हमारी टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। ट्राई इवेंट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा, हमारी प्रयास हमारे स्टार्टअप्स को टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल चैंपियन
बनने में मदद करेंगे। उन्होंने तेजी से नेटवर्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रसद के मामले में अधिक से अधिक विकास की पेशकश करने में मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में सियासत गरमाने लगी है। भाजपा व कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी चुनावों के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शिमला पहुंचे और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और शिक्षाविदों से संवाद किया था। मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने संवाद के बाद मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दयनीय बताया और कहा कि हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर रखा है, निजी स्कूलों को मनमानी लूट की खुली छूट दे रखी है। दिल्ली में यदि 5 साल सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकती है तो हिमाचल में भाजपा सरकार क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पे, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पे यहाँ बात हुई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए और सबने बहुत एक मत से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को तो बंटाधार कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट मचाने की छूट दे रखी है। मैंने यही कहा कि अपने आप में ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने बच्चों के स्कूलों को लेकर बहुत जागरूक हो रही है। आज आपके पास विकल्प है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा पे बहुत अद्भुत काम हुआ, जिससे आज देश विदेश के लोग वहाँ से देखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। वैसे ही हिमाचल में भी हो सकता है। अगर 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अगर 5 साल में दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी सुधर सकती है तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कुछ काम क्यों नहीं कर पाई? इतने सारे सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए? 8,000 स्कूल ऐसे क्यों हैं जिनमें 1 या 2 टीचर हैं? 10,000 स्कूल ऐसे क्यों हैं जहां 1-1, 2-2 कमरे हैं? ये सारे इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वो केवल लोगों को लड़ाने झगड़ाने में, दंगई कराने में, गुंडागिरी करने में यकीन रखती है। पढ़ाने लिखाने में, बच्चों का कैरियर बनाने में उसका कोई यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी आज लोगों के पास विकल्प के रूप में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार शिक्षा की राजनीति को बाकी सब गुंडई और लड़ाई झगड़े की राजनीति के ऊपर लेके चलेंगे। वो बनाएंगे, वो पूरा संगठन बन रहा है। मैं स्कूल भी विजिट करूंगा, आने वाले समय में जाऊंगा। अभी तो आज लोगों के साथ संवाद किया, लोगों ने खुद ही इतनी तस्वीरें मुझे दे दी और लोगों से स्टूडेंट को पेरेंट्स है जो हमें बताया गया था। पेरेंट्स हैं, वहाँ के शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं, हर तरह के लोग थे यहाँ पे, पेरेंट्स भी हैं। थैंक यू। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मिली राहत बुधवार से खत्म हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम खुलने के साथ तेज धूप निकलेगी व गर्मी का सितम बढ़ेगा। हालांकि 21 मई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसमें 23 मई तक राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से एक अधिक 41.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। इस वजह से गर्मी के तेवर हल्के रहे। हवा में नमी का स्तर 27 से 57% रहा। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में सबसे अधिक 44.6 व मुजफ्फरगढ़ में 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहने के साथ अधिकतम पारा चढ़कर 43 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इसके अगले दिन भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। विभाग ने 20 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए पारा 45 तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि आगामी 21 मई को मौसम का मिजाज बदलेगा व आंधी तूफान आने की संभावना है। विभाग के मुताबिक 23 मई तक बारिश की वजह से गर्मी के तेवर नरम रहेंगे।